हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दिव्य त्रिपाठी। आईक्यू शटर में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग अभी पिछले क्लास में अफ्रीका कॉन्टिनेंट के जो फिजिकल फीचर्स हैं यानी फिजिकल जो उसकी विशेषताएं हैं उसके बारे में हम लोगों ने सीखा। आपका माउंटेन्स हो गया और इसमें कौन कौन सी बाउंड्रीज आती हैं, कौन कौन से इसमें कंट्रीज़ हैं, कितनी कंट्रीज़ हैं और इसकी जो आउटर बाउंड्री है उसके बारे में हम लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया है। तो चलिए अब उसी क्रम में हम लोग माउंटेन्स जो इम्पोर्टेंट हैं वहाँ के उनके बारे में अच्छे तरीके से समझते हैं और पढ़ते हैं। तो इसके लिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे कुछ प्रसिद्ध पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनके बारे में समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप एटलस माउंटेन को देख रहे हैं। तो एटलस माउंटेन के बारे में अगर बताएं तो यह मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया में दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर 2400 किलोमीटर के क्षेत्र में फैले महाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग पर स्थित है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं एटलस माउंटेन, तो बता रहा है मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया जो है वहाँ पे ये एटलस माउंटेन आपका फैला हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे इसका एरिया बताया जा रहा है कि 2400 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और उसके बाद उत्तर पश्चिम भाग पर स्थित है। तो महाद्वीप के उत्तर पश्चिम यानी कि जो हमारी दिशाएं होती हैं, ये नॉर्थ होता है, ये होता है ईस्ट, ये होता है साउथ और ये होता है वेस्ट। तो यहाँ पे जैसे कि अफ्रीका के यहाँ पे साइड में फैला हुआ है ना, तो नॉर्थ वेस्ट ये आपका हो गया। तो नॉर्थ वेस्ट में ये एटलस माउंटेन आपका स्थित है जो कि मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया में है। उसके बाद रेंज को फिर से उच्च, मध्यम और एंटी एटलस समूह में विभाजित किया गया है। जेबेल टुबकल ऐसे उच्च भूमि या पर्वत में से है जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 4165 मीटर है। यह भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर और सहारा रेगिस्तान के व्यापक तटों के बीच एक भौतिक विभाजक है। अगर रुवेनजोरी पर्वत की बात करें तो यह युगांडा और कांगो की सीमा 240 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और इसमें इसके साथ एक एडजेक्टिव भी जुड़ा हुआ है जो कि है चंद्रमा के पर्वत यानी कि माउंटेन्स ऑफ द मून। एक एडजेक्टिव इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो अगर इसकी बात की जाए कि चंद्रमा के पर्वत के रूप में किसको जानते हैं तो आपका रुवेनजोरी माउंटेन हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा आप। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। मार्गरेटा पीक पर माउंट स्टेनली जो कि 5119 मीटर है, इस पर्वत प्रणाली का सबसे ऊंचा स्थान है। तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा, माउंट स्टेनली इस पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा स्थान है, ठीक है। यह 6 अलग अलग हिमाच्छादित द्रव्यमानों का एक विशाल झुंड है। यानी कि जो ये पर्वत श्रृंखला है वो बर्फ से ढका हुआ है, यानी कि जो इसके पीक्स हैं वो बर्फ से ढके हुए हैं और जिन पे बर्फ जमी हुई है वो फिसलते हुए यहाँ के पश्चिमी घाटी में तेजी से गिरती है। तो आप इनको ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये इसकी विशेषताएं हैं। अब बात करते हैं माउंट एल्गन। तो एल्गन की बात करते हैं तो इसमें बताया जा रहा है कि यह युगांडा केन्या सीमा पर विक्टोरिया झील के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। तो ये विक्टोरिया झील के जो उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है, कभी कभार ऐसे भी क्वेश्चन बन जाता है एक जैसे कि स्टेटमेंट देखे तो ये कौन सा पर्वत है, तो आप ये बताइएगा कि ये माउंट एल्गन है और यह युगांडा और केन्या के सीमा पर पाया जाता है और यह एक विलुप्त ज्वालामुखी पर्वत है। यानी कि अगर इसकी बात करें तो ये एक्सटिंक्ट वॉल्केनो माउंटेन का एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके बाद अगर इसके हाइट की बात करें, जो इसका सी लेवल से औसत ऊंचाई है उसकी बात करें तो 4321 मीटर। यहाँ पे मीटर होगा, किलोमीटर लिखा हुआ है लेकिन आप इसको मीटर जानिएगा, ठीक है। ये किलोमीटर हो जाएगा तो समझ लीजिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि ये युगांडा केन्या के सीमा पे है जो कि विक्टोरिया झील के नॉर्थ ईस्ट में स्थित है और इसकी जो ऊंचाई है वो है 4321 मीटर। तो इस ज्वालामुखी पर्वत पे एक क्रेटर भी है, यानी कि जैसे कि जब वॉल्केनो एरप्शन होता है यानी कि जब ज्वालामुखी क्रिया होती है तो उसका जो ऊपर का भाग होता है जहाँ से विस्फोट होता है तो वहाँ पे एक गड्ढानुमा आकृति बन जाती है। जैसे जब ज्वालामुखी शांत हो जाता है तो वो गड्ढेनुमा आकृति के रूप में दिखाई देता है, जिसमें गाद वाद तो भर जाते हैं लेकिन ऊपर का जगह खाली होता है। तो उसकी अगर गहराई की बात करें, उसमें ऐसा निर्मित हुआ है इस ज्वालामुखी पर्वत में, तो उसकी गहराई की बात करें तो 610 मीटर है और 8 किलोमीटर चौड़ा है। इसका जो चौड़ाई है वो 8 किलोमीटर है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, अपने आप में बहुत ही ज़्यादा चौड़ा है। उसके बाद बात करते हैं तिब्बती माउंटेन की। तो उसमें बताया जा रहा है ये ज़्यादातर चाड, जो यहाँ का चाड राज्य है उसके उत्तरी भाग में स्थित है और पश्चिम में उत्तरी नाइजीरिया जो नॉर्थ नाइजीरिया है और लीबिया के दक्षिण सीमा क्षेत्र में फैले हुए हैं। तो आपका ये चाड नॉर्थ नाइजीरिया और लीबिया में स्थित है। तो आप तिब्बती माउंटेन के बारे में अगर क्षेत्र पूछे तो आपको इसमें ध्यान रखना है। उनकी ज्वालामुखी उत्पत्ति है, यानी कि ये वॉल्केनिक इरोजन इसमें भी हुआ है, उसके द्वारा ही ये बने हुए हैं। उसके बाद इसके सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो यह 3415 मीटर
ऊंची है समुद्र तल से। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद अहगर माउंटेन की बात करें तो अहगर पर्वत जो है, जिसे होगर के नाम से भी जाना जाता है। अगर बात किया जाए होगर पर्वत के नाम से अगर पूछा जाए तो आप बताइएगा अहगर पर्वत को ही होगर पर्वत कहा जाता है। और यह मध्य सहारा में एक उच्च भूमि क्षेत्र है। और या फिर अगर इसका और जगह जानने की कोशिश की जाए तो यह कर्क रेखा के पास दक्षिणी अल्जीरिया के पास है। वे राजधानी अल्जीरियर्स से लगभग 1500 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। और इसमें जो माउंट तहट है सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 2918 मीटर है। इसमें ज्वालामुखी के तरीके से इसका फॉर्मेशन हुआ है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको होगर पर्वत कहते हैं, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। और ये मध्य सहारा में है या फिर कर्क रेखा के पास दक्षिणी अल्जीरिया के पास है। और वे राजधानी अल्जीरिया से कम 1500 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित है। और माउंट टहत सबसे ऊंची चोटी है जो कि 2918 मीटर है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं ड्रेकन्सबर्ग माउंटेन की, जो कि आपका साउथ अफ्रीका में पड़ता है माउंटेन, जो ईस्ट साइड में स्थित है। और वो लूसोथो भी वहां पे एक जगह है, तो वो भी इसके क्षेत्र में आता है। तो ये पहाड़ दक्षिण अफ्रीका में सबसे ऊंचे हैं, जो थनाबा नटलेन्याना में 3482 मीटर यानी कि 11422 फीट की ऊंचाई पर हैं। वे दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी भाग में स्थित हैं यानी कि ईस्ट साइड में स्थित हैं। और लगभग 1000 किलोमीटर तक फैले हुए हैं। उसके बाद सबसे ऊंची चोटी 3482 मीटर यानी कि 11422 फीट, जो कि मैंने अभी ऊपर ही एक्सप्लेन कर दिया है, थबाना नेटलेनियाना है। यह लोसोथो की सबसे ऊंची चोटी है। तो जो आपका लोसोथो है वो एक इनक्लेव कंट्री है, यानी कि जो किसी देश में एक विदेशी क्षेत्र रहता है उसे हम इनक्लेव कहते हैं। तो जो लोसोथो है वो साउथ अफ्रीका में एक इनक्लेव का एग्जाम्पल है। तो वहां की ये सबसे ऊंची चोटी है। तो इसकी ऊंचाई जो है 3482 मीटर है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा ड्रैकन्सबर्ग माउंटेन के बारे में। अब उसके बाद बात करते हैं माउंट केन्या। तो माउंट केन्या केन्या में सबसे ऊंचा पर्वत है और अफ्रीका में दूसरा सबसे ऊंचा, जो कि माउंट किलिमंजारो के बाद है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि अफ्रीका की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट किलिमंजारो, और दूसरी जो चोटी है सबसे ऊंची वो है केन्या, ठीक है। और केन्या एक पर्वत भी है यानी माउंटेन भी है, और उसके बाद एक कंट्री भी है। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। पहाड़ की सबसे ऊंची चोटियां बाटियन, नेलियन और लेनाना हैं। अगर बाटियन चोटी की ऊंचाई की बात करें तो वो है 5199 मीटर या फिर 17058 फीट। अगर नेलियन की बात करें तो वो है 5188 मीटर या फिर 17022 फीट। और अगर लेनाना चोटी है उसकी बात करें तो 4958 मीटर या फिर 16355 फीट की ऊंचाई रखती है। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में बताया जा रहा है। जो आपका माउंट केन्या है वो मध्य केन्या में स्थित है, जो कि भूमध्य रेखा से ठीक दक्षिण में है और नैरोबी के उत्तर पूर्व में लगभग 150 किलोमीटर दूरी पे स्थित है। तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा। ये आपका माउंट केन्या जो है वो अफ्रीका की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है किलीमंजारो के बाद। तो अब चलिए किलीमंजारो की बात कर ही रहे तो उसके बारे में भी समझ लेते हैं कि किलीमंजारो क्या इंपॉर्टेंस रखता है। ये आपका तंजानिया में स्थित है, ठीक है। तो इसके बारे में आइए समझते हैं। जो आपका किलीमंजारो उसमें 3 शंकु पाए जाते हैं, जिसमें एक का नाम है कीबो, दूसरे का नाम है मवेंसी और तीसरे का नाम है शिरा। इसके साथ उत्तर पूर्वी तंजानिया में एक निर्दिष्ट स्ट्रेटो वॉल्केनो है, ठीक है। यानी कि ये ज्वालामुखी पूरी तरीके से सो गया है, उसका एग्जाम्पल है, यानी कि ये एक्टिव नहीं हो सकता है कभी भी। अब किलीमंजारो अपने आधार से 4600 मीटर यानी कि 15100 फीट की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे ऊंचा मुक्त खड़ा पर्वत है। और इसमें 5895 मीटर यानी कि 19340 फीट की अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी भी शामिल है। तो यहाँ पे मैप में डेजर्ट हैं उनके बारे में बताया गया, जो मरुस्थल है उनके बारे में बताया गया है। जिसमें ये देखिए आपका जो सबसे बड़ा जो मरुस्थल है ये सहारा मरुस्थल भी इसमें शो किया गया है, और बाकी सारे मरुस्थल हैं। चलिए इसको हम लोग क्रम से समझते हैं। इसमें कालाहारी डिजर्ट भी, और जो यहाँ पे न्यूबियन डिजर्ट है और लीबियन डिजर्ट है, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। और आइए चलिए इसको क्रम से समझते हैं कि कौन कौन से डिजर्ट की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो अब बताया जा रहा है कि सहारा रेगिस्तान, रेगिस्तानों में जो सहारा रेगिस्तान है उसके बारे में समझते हैं, क्योंकि ये पूरे विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान के रूप में जाना जाता है। उत्तरी अफ्रीका की पूरी चौड़ाई में फैला हुआ है। जो आपका नॉर्थ अफ्रीका है, अफ्रीका में आप देखे होंगे जैसे कि ये मान लीजिए अफ्रीका है, ये आपका अफ्रीका हो गया। तो यहाँ पे जो आपका ये नॉर्थ अफ्रीका है, ये जो आपका नॉर्थ अफ्रीका है, वहां पे ये फैला हुआ है आपका
जो सहारा मरुस्थल है। तो इसी के बारे में बताया जा रहा है। यह लगभग एक क्षेत्र यानी कि जो इसका एरिया है वह यानी 33,20,000 वर्ग मील को कवर करता है। तो आप ये जो डिजिट है वो कभी-कभार आपसे पूछ लिया जाता है किसी वनडे एग्जाम्स में, तो इसको 3.32 करके बता दिया जाता है या फिर ऐसे करके आपसे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। और चलिए आगे देखते हैं। सहारा रेगिस्तान में अपनी भूमि का योगदान देने वाले प्रमुख देशों की बात करें तो उसमें लीबिया, अल्जीरिया, मिस्र, ट्यूनीशिया, चाड, मोरक्को, इरिट्रिया, नाइजर, मॉरिटानिया, माली और सूडान है। तो आप इनको याद रखिएगा कि कौन कौन से इसमें देश आते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इससे एक ऐसा क्वेश्चन बनता है कि सहारा रेगिस्तान में कौन सा देश नहीं आता है, तो इसमें आपका एग्जाम्पल में कभी कभार दे देते हैं लीबिया, अल्जीरिया, मिस्र, उसके बाद आपका साउथ अफ्रीका दे देंगे। तो साउथ अफ्रीका तो दक्षिणी भाग में पड़ता है, तो वो इसमें नहीं आएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन का आंसर दे लेते हैं। तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि कौन कौन से इसमें देश शामिल हैं। उसके बाद बताया जा रहा है कि सहारा की प्रमुख स्तराकृतिक विशेषताओं में उथले, मौसमी रूप से जलमग्न बेसिन और बड़े नखलिस्तान अवसाद शामिल हैं। जो नखलिस्तान अवसाद होते हैं उसमें आप समझ सकते हैं कि ऐसी मरुस्थलीय भूमि जिसमें जो जल और पेड़ पौधों का जो क्षेत्र होता है वो भी शामिल होता है। तो उस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये नखलिस्तान अवसाद शामिल होता है और इसमें व्यापक बजड़ी से ढके मैदान, सीरिया रेज और रॉक बिखरे हुए पठार यानी हम्मादास, और जो आपके अब्रप्ट माउंटेन्स होते हैं यानी कि जो पहाड़ होते हैं, और रेत की चादरें, टीले, रेत के समुद्र और हरे भरे क्षेत्र यहाँ पे पाए जाते हैं। उसके बाद अब बात करते हैं न्यूबियन डिजर्ट की। जो आपका यहाँ पे जो सहारा मरुस्थल है उसके बारे में आप ध्यान रखिएगा कि ये अपने आप में बहुत ही स्पेशल तरीके की फिजियोलॉजी है किसी भी क्षेत्र की। जो उसकी फिजिकल विशेषता है वो बहुत ही अलग है और बहुत ही बड़े क्षेत्र में फैली हुई है। तो इसको आप जो कंट्रीज़ हैं उनका नाम याद रखिएगा और जो इसमें विशेषताएं बताई जा रही हैं कि इसमें क्या क्या पाया जाता है, जो क्षेत्र है नखलिस्तान अवसाद हैं और बजड़ी है, ये सारी चीज़ें उसमें पाई जाती हैं। जो भी एक मरुस्थलीय क्षेत्रों का जो कि बहुत गर्म हो वहाँ पे ये सारी चीज़ें पाए जाना एक आम बात है। और ये इतने बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है तो इसमें और सारी चीज़ें भी पाई जाती हैं। और इसमें यहाँ पे आपको मैं आगे ये भी पढ़ाऊँगा कि इसमें कई सारी हवाएँ चलती हैं जो कि आपका खमसिन हो गई और आपका जो एक डॉक्टर विंड होता है हरमट्टन वो हो गई और गिबली हो गई, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे हवाएँ चलती हैं जो कि स्थानीय हवाएँ होती हैं। तो सभी का अपना-अपना एक नाम है और अपनी-अपनी विशेषताएँ हैं, उसके बारे में मैं आपको बाद में अच्छे तरीके से समझाऊँगा। अब चलिए बात करते हैं न्यूबियन रेगिस्तान की। तो न्यूबियन रेगिस्तान की अगर बात करें तो न्यूबियन रेगिस्तान नील और लाल सागर के बीच सहारा रेगिस्तान का पूर्वी क्षेत्र है। तो आपका जो न्यूबियन डिजर्ट है वो ये यहाँ पे पाया जाता है और ये आपका जो ये सहारा रेगिस्तान पूरे ये यहाँ पे फैला हुआ है, तो ये इसका देखिए पूर्वी क्षेत्र में आ रहा है। तो आपका ये बताया जा रहा है कि ये न्यूबियन जो रेगिस्तान है वो नील और लाल सागर के बीच में सहारा रेगिस्तान का पूर्वी क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पे पाया जाता है आपका रेड सी, और उसके बाद यहाँ से आपकी नील नदी भी जाती है मिस्र में, और उसके ये पूर्व में स्थित रहता है, ठीक है। तो इसको आप इसका लोकेशन ध्यान रखिएगा। यहाँ वस्तुतः वर्षा नहीं होती है, यहाँ पे बारिश नहीं होती है। अगर इस क्षेत्र की बात करें, इस मरुस्थलीय भाग की बात करें, तो यह आपका मिस्र में स्थित है, ठीक है। इसमें लगभग 1,54,000 वर्ग मील का क्षेत्र शामिल है। इसका एरिया जो है वो इतना है। अब बात करते हैं नामीब रेगिस्तान की। तो नामीब रेगिस्तान की विशेषता बताई जा रही है, यह दक्षिण अफ्रीका में एक ठंडा तटीय मरुस्थल है यानी रेगिस्तान है। माना जाता है नामीब रेगिस्तान 55 मिलियन वर्ष पुराना है। ये इसका अगर टाइम पीरियड की बात करें कि ये कब का है, तो ये 55 मिलियन ईयर पुराना है। इस प्रकार यह दुनिया का सबसे पुराना रेगिस्तान है। अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे पुराना रेगिस्तान कौन सा है, तो आप बताएंगे नामीब डेजर्ट। नामीब रेगिस्तान के ऊंचे रेत के टीले और वह बिंदु जहां रेगिस्तान समुद्र से मिलता है, तो यह अपने आप में बहुत ही अलग विशेषता प्रदान करता है, जिससे कि यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी शामिल किया गया है और यह प्रमुख आकर्षण केंद्र का भी विषय है। और अब बात करते हैं कालाहारी रेगिस्तान की, कालाहारी मरुस्थल की। तो ये जो रेगिस्तान है वो दक्षिण में स्थित है और नामीब रेगिस्तान अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम तट के साथ है। इसमें 3,50,000 वर्ग मील का क्षेत्र शामिल है और बोत्सवाना,
नामीबिया, जाम्बिया, अंगोला और जिम्बाब्वे के क्षेत्र शामिल हैं। ठीक है, इसमें कुछ कुछ जो हिस्से हैं उनके पार्ट शामिल हैं। जो सैन पीपुल होते हैं यानी सैन लोग जो हैं, कालाहारी रेगिस्तान के कठिन इलाकों में रहते हैं। जो यहाँ का क्षेत्र है वो बहुत ही दुर्गम क्षेत्र है, यानी बहुत कठिनाई से भरा हुआ क्षेत्र है। तो वहाँ पे सैन लोग जो रहते हैं वो यहाँ पे निवास करते हैं। ठीक है, और उसके बाद हीरा खनन के लिए यह प्रसिद्ध है, यानी डायमंड माइनिंग यहाँ पे होती है, उसके लिए फेमस है। ओकावांगो डेल्टा भी यहाँ पे पाया जाता है। यह बहुत कम प्रमुख आंतरिक डेल्टा प्रणालियों में से एक है जो समुद्र या महासागर में प्रवाहित नहीं होता है। जो ये डेल्टा पाया जाता है ओकावांगो डेल्टा, वो किसी भी महासागर में नहीं मिलता है या फिर किसी भी समुद्र में नहीं मिलता है, ये आंतरिक डेल्टा का निर्माण करता है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि ओकावांगो डेल्टा एक आंतरिक डेल्टा का उदाहरण है। उसके बाद इस डेल्टा में स्थायी दलदली भूमि यानी जो आपका मार्सलैंड होता है, परमानेंट मार्सलैंड होता है, वो पाया जाता है। मौसमी बाढ़ वाले मैदान शामिल हैं, जिसमें सीजनल फ्लडेड प्लेन्स होते हैं वो इसमें शामिल किए गए हैं। तो इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा कि ये इसी क्षेत्र में पाया जाता है, ओकावांगो डेल्टा। अब डेल्टा कालाहारी रेगिस्तान के हिस्से को कवर करता है, कालाहारी रेगिस्तान में पाया जाता है उसको कवर करता है। इसका अस्तित्व ओकावांगो नदी के यानी जो क्वांगो नदी है उसके कारण ही संभव हो सका है। यह बड़े स्तनपाई यानी कि जो मैमल्स होते हैं, जो वर्ल्ड के मोस्ट इंडेंजर्ड स्पीसीज के जो लार्ज मैमल्स होते हैं उनके लिए यह घर का कार्य करता है। जैसे कि जो लुप्त प्राय प्रजातियां हैं उनके लिए मतलब कि इसमें से कई का घर का काम करता है, जैसे कि चीता, सफेद गैंडा, काला गैंडा, अफ्रीकी जंगली कुत्ता और शेर। इन सबका ये घर के तरीके से कार्य करता है। ठीक है, ये रेगिस्तान यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये ओकावांगो डेल्टा यहीं पे है, कालाहारी मरुस्थल में ही ये कवर करता है इसको। और ये यहाँ पे देख सकते हैं आप बोत्सवाना में स्थित है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये यहाँ पे रिवर जा रही है, ये ओकावांगो, ये है आपका। अब मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट उस पे चलते हैं, स्लाइड पे। अब यहाँ पे बताया जा रहा है सहारा रेगिस्तान में क्या क्या इंपॉर्टेंस है और क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं, उसको हाईलाइट किया गया है। सहारा रेगिस्तान सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, उपोष्ण कटिबंधीय ऐच्छिक क्षेत्र और तुआरेग जनजाति पाई जाती है। ठीक है, अब नामीब डेजर्ट की बात करें तो ये ऑफशोर व्यापार हवा है, यहाँ पे पाई जाती है, यानी कि ऑफशोर ट्रेड विंड पाई जाती है। उसके बाद ठंडी बेंगोला करंट भी इसके पास बहती है, और रेतीला रेगिस्तान है, और हॉट नॉट्स जनजाति पाई जाती है। यहाँ पे हॉट नॉट्स जनजाति पाई जाती है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। मैक्सिमम टाइम पे आपकी जो जनजातियां रहती हैं और जो क्षेत्र रहते हैं उनसे मिलाने के लिए यहाँ पे दे दिया जाता है क्वेश्चंस में, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। अब कालाहारी डेजर्ट की बात करते हैं तो उसमें बताया जा रहा है वर्षा छाया प्रभाव यानी जो रेन शेडो इफेक्ट होता है वो पाया जाता है। पथरीला मरुस्थल यानी स्टोनी रॉकी डेजर्ट पाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे बुशमैन जनजाति है वो पाई जाती है। जैसे कि बुशमैन जो जनजाति है वो अफ्रीका का सबसे पुराना जीवित जनजातीय समूह है, और इनके खाने की बात करें तो ये जो दीमक होते हैं उनको चावल की तरीके से खाने में यूज़ करते हैं। तो ये अपने आप में बहुत ही अनोखी जनजाति है और अफ्रीका की सबसे पुरानी जनजातियों में से जो कि जीवित हैं उनमें से एक है। अब बात करते हैं न्यूबियन डिजर्ट की। तो न्यूबियन डिजर्ट की बात करें तो नील नदी के चट्टानी रेगिस्तान द्वारा लीबिया के रेगिस्तान से अलग है। ठीक है, तो अगर इसके आइसलैंड की बात करें जो इसका द्वीप है उसकी बात करें तो मेडागास्कर अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीप है। इसके बारे में ध्यान रखिएगा कि अगर पूछा जाए कि अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है तो आपको बताना है मेडागास्कर। उसके बाद उत्तर पश्चिम में अटलांटिक महासागर में कैनारी द्वीप, जो कैनारी द्वीप है वो अटलांटिक महासागर में स्थित है और ये अफ्रीका के उत्तर पश्चिम में स्थित है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपका दक्षिणी अटलांटिक महासागर में अफ्रीका के पश्चिम में यानी जो उसके वेस्ट पार्ट है उसमें सेंट हेलेना द्वीप पाया जाता है, जहां निर्वासन में नेपोलियन की मृत्यु हो गई थी। जंजीबार तंजानिया से संबंधित है और हिंद महासागर के करीब है। जो जंजीबार है वो आपका लॉन्ग के लिए बहुत ही फेमस पोर्ट है। इसको जो संज्ञा दी जाती है वो लॉन्ग द्वीप के तरीके से भी दी जाती है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा कि लॉन्ग से संबंधित द्वीप कौन सा है, इंपॉर्टेंट पोर्ट कौन सा है, तो आप जंजीबार बताएंगे। ठीक है, ये आपका हिंद महासागर के करीब स्थित है, यानी हिंद महासागर में ही है, उसको आप समझ सकते हैं। जो मदिरा है वो पुर्तगाल का के सॉवरेनिटी का हिस्सा है, और जो कैनारी है वो स्पेन के सॉवरेनिटी का हिस्सा है, और केप वर्डे है, फिर मॉरिशस है, और उसके बाद जो रियूनियन जो आइलैंड है वो फ्रांस का हिस्सा है, और उसके बाद कोमोरोस जो है वो फ्रांस का हिस्सा है, और फिर सेशल्स। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद
अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के बीच द्वीपों की बात करें तो ये सभी ब्रिटिश विदेशी क्षेत्र हैं। असेंशन आइलैंड की बात करें तो यूके सैन अड्डा है। और उसके बाद सेंट हेलेना आइलैंड की बात करें तो अभी हम लोगों ने बात किया था नेपोलियन का निर्वासन यानी कि एक्साइल। और उसके बाद यहाँ पे ट्रिस्टन डी कुन्हा द्वीप की बात करें तो दुनिया का सबसे दूरस्थ द्वीप है। तो जो ये सारी जो विशेषताएं हैं उनके बारे में ध्यान रखिएगा जो द्वीपों से संबंधित हैं। तो कुल मिला के हम लोगों ने आज रेगिस्तान के बारे में समझा यानी डेजर्ट के बारे में समझा और उनकी विशेषताएं क्या क्या हैं, वो कहाँ पे स्थित हैं, इनके बारे में हम लोगों ने अच्छे तरीके से समझा। उसके बाद जो भी यहाँ पे आइसलैंड पाए जाते हैं और जो यहाँ पे पर्वत पाए जाते हैं और कौन कौन से द्वीप किस किस सॉवरेनिटी में स्थित हैं और किसका हिस्सा हैं, इन चीज़ों के बारे में हम लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया है। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इससे कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं और आपको वैसे भी कॉन्टिनेंट वाइज समझने की भी ज़रूरत रहती है कि कहाँ पे क्या चीज़ें पाई जा रही हैं और किस चीज़ का हिस्सा है। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके कुछ और विशेषताओं के साथ अफ्रीका के। तो जब अफ्रीका कॉन्टिनेंट जब हम लोग कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद नेक्स्ट कॉन्टिनेंट को भी हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे समझेंगे। तो मैं आशा करता हूँ आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कुछ कमेंट करके बताएं कि आपको इसमें कौन कौन से पार्ट ज़्यादा अच्छे लगे, ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आए और किस भाग को आप नहीं समझ पाए हैं उसको फिर से समझाने की ज़रूरत है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल।